अटेंडेंस मेंटेन करेंगे, और जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन होंगे उनका वो रिकॉर्ड रख रहे होंगे, क्योंकि ये चैट में बहुत ज़्यादा मिक्स रोल नंबर आ रहे होते हैं, तो फिर चांस होता है कि कोई मिस ना हो जाए। तो तीनों जो CRs हैं वो अपने अपने सेक्शन की अटेंडेंस मेंटेन करेंगे, और एंड पर फिर आप मुझे ईमेल कर दें। ओके, so now today we are going to discuss design class diagram। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जब आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होगी उसमें से वी कैन आइडेंटिफाई मेन फंक्शनैलिटीज, वो जो वर्ब्स हैं वो हमारे पास यूज केसेस बन जाएंगे, और इसी तरह देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर नाउन्स। ठीक है, नाउन मतलब वो चीज़ जो कि आपके सिस्टम में कोई भी काम कर रही है, जिसके सर्टन एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसको हम उठाकर यहाँ पर डिज़ाइन क्लास डायग्राम में शो कर रहे होंगे। इसका प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है जो कि हमने डोमेन मॉडल के टाइम पे किया था। डोमेन मॉडल के टाइम पर हमने रियल वर्ल्ड एंटिटीज जितनी थी या कंसेप्चुअल क्लासेस जो थी उनको उठा के इंक्लूड कर दिया था डोमेन मॉडल में। ठीक है, तो कुछ क्लासेस हमें वहीं से मिल जाएंगी डोमेन मॉडल से, और कुछ क्लासेस ये है कि अब हम सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से क्योंकि चीज़ों को देख रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। राइट नाउ यहाँ पे जो स्लाइड्स में शो हो रहा है, दिया है टेकन एग्जांपल ऑफ रजिस्टर एंड अ सेल क्लास। ठीक है, तो रजिस्टर क्या था, एक कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव था। रियल वर्ल्ड में हम रजिस्टर यूज कर रहे होते हैं टू कीप रिकॉर्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, और सेल के कुछ एट्रीब्यूट थे कि उसका टाइम क्या है, क्या वो कंप्लीट हो गई है, उसका टोटल क्या है। सेम क्लासेस जो है वो मैप हो जाएंगी हमारे पास डिजाइन क्लास डायग्राम। ठीक है, और ये हमारे पास अब डिजाइन मॉडल है। अच्छा, सेम भी हो सकती हैं, हो सकता है उसमें से हम कुछ डिस्कार्ड कर दें, हो सकता है हम कुछ उसमें ऐड कर दें। राइट, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स की रिफाइनमेंट भी होगी, और एक जो मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर अब हम फंक्शनैलिटीज भी आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शनैलिटीज मतलब कि हर क्लास में कौन कौन से मेथड्स आ रहे हैं। ठीक है, पहले हमारा डोमेन मॉडल तक फोकस था उसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर, उनकी एसोसिएशंस के ऊपर। एसोसिएशन मतलब कैप्चर्स जैसे लिखा हुआ है कि रजिस्टर जो है वो एसोसिएटेड है, एक लाइन शो की है कि एसोसिएटेड है विद सेल्स, तो रजिस्टर कैप्चर्स सेल। और उसके बाद रजिस्टर में हमने करंट सेल रखी हुई है, और डिज़ाइन मॉडल में जब हम गए हैं तो हमने ये मेथड भी आइडेंटिफाई किए हैं, एंड सेल, एंटर आइटम, मेक पेमेंट, और सेल का मेथड है मेक लाइन आइटम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमारे पास फंक्शंस और मेथड्स भी आने शुरू हैं। सो वंस अगेन व्हेनेवर यू आर गिवन अ केस स्टडी, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम डोमेन मॉडल के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आइडेंटिफाई करेंगे और उनके पैरेलल सॉफ्टवेयर क्लासेस को आइडेंटिफाई करेंगे। सो रजिस्टर इज अ कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कैटलॉग है, स्टोर है, पेमेंट है, सेल, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड सेल लाइन आइटम। ठीक है, इसके बाद वी विल स्टार्ट मेकिंग अ क्लास डायग्राम। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम डोमेन मॉडल से कैप्चर कर सकते हैं, और हो सकता है कि जब हम क्लास डायग्राम में काम कर रहे हैं उस वक्त हमें और एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़े, बिकॉज ऑफ क्योंकि अब ये नाउ वी आर गोइंग टू मेक सॉफ्टवेयर क्लासेस, तो यहाँ पर जो हमारे उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा क्या चीज़ है कि हम नई क्लासेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो भी हमें लगता है कि टेक्निकल क्लासेस हैं उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो टेक्निकल क्लासेस किस तरह की होंगी, वो यूज़र इंटरफेसेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो हमारे डिज़ाइन पैटर्न्स भी हो सकते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है, दैट इज एन आर्किटेक्चरल पैटर्न जो कि आपको बताता है कि आपने अरेंजमेंट ऑफ क्लासेस क्या करना है, कि देयर विल बी व्यू की क्लासेस, देयर विल बी मॉडल की क्लास, एंड देयर विल बी अ कंट्रोलर क्लास, वन और मल्टीपल कंट्रोलर क्लासेस। सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दोज कंट्रोलर क्लासेस, मॉडल क्लासेस एंड व्यू क्लासेस। ठीक है, अब एमवीसी क्या है इसकी डिटेल्स हम अलग से देखेंगे, बट वंस अगेन कहने का मकसद इसका यह है कि वी कैन हैव डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स आल्सो। ठीक है, आर्किटेक्चरल पैटर्न हो सकते हैं और डिज़ाइन पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं कि हमने यहाँ पर टेक्निकली कौन कौन सी क्लासेस इंक्लूड करनी है। फॉर एग्जांपल, आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करा रहे हैं और डेटा जो है डेटाबेस में जाके सेव हो रहा है। ठीक है, तो वो डीबी कनेक्टिविटी की एक क्लास होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल है
for making a connection with the database, for opening and closing of connections, and then for different insert queries and different kinds of queries that we are going to write down in that class. तो एक क्लास ऐसी होगी जिसमें यू आर सपोज टू राइट डाउन ऑल द क्वेरीज. एक क्लास ऐसी होगी जो कि कनेक्टिविटी वगैरह को हैंडल करेगी. सेम वे में अगर मेरा नेटवर्क कनेक्शन होना है तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी किसने चेक करनी है या नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी ओपन क्लोज किसने करनी है, वो हम उसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास, सेपरेट क्लास बना सकते हैं. ठीक है, ये वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी तक डोमेन मॉडल में नहीं आए थे. ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि नाउ वी आर इन द डोमेन ऑफ सॉफ्टवेयर क्लासेस. तो नाउ वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई ऑल सॉफ्टवेयर क्लासेस. उसके लिए वी आर रिक्वायर्ड ये वाली चीज़ें. ठीक है, उसके लिए हमें ये वाली चीज़ें चाहिए सारी. ओके, अब हमने एट्रीब्यूट्स जो है उसको लिखना किस तरह से है. यहाँ पे इन्होंने एट्रीब्यूट कलेक्शन का बताया हुआ है. अदरवाइज जो आपके सिंपल एट्रीब्यूट्स थे वो हमने इस तरह से लिखे हुए थे. उनकी जो टाइप है वो कॉलन डाल के आगे बताई हुई थी कि जैसे इस कंप्लीट है तो कॉलन बूलियन है, राइट. तो कॉलन डाल के हम इसको इंटीजर लिख सकते हैं, कॉलन डाल के फ्लोट लिख सकते हैं. और उसके बाद अगर हमारे पास कोई कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जैसे अरे लिस्ट है, वेक्टर्स हैं, उसको आप उसी तरह से मेंशन कर सकते हैं. एक और चीज़, और हमारे पास मेथड्स कहाँ से आएंगे? तो मेथड्स हमारे पास आ सकते हैं फ्रॉम इंटरेक्शन डायग्राम्स. ठीक है, कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी होंगी जब आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ये इस क्लास का फंक्शन बनना चाहिए, ये इस क्लास का फंक्शन होना चाहिए. कुछ और फंक्शनैलिटीज है जो हमें उस वक्त नहीं पता चल रही, लेकिन जब हमने हर यूज केस के लिए एक सीक्वेंस डायग्राम बनाई है तो वहाँ से हमें कुछ फंक्शन जो हैं वो आइडेंटिफाई होंगे. लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड इंटरेक्शन डायग्राम जिसमें हमने सीक्वेंस डायग्राम डिस्कस की थी. तो सीक्वेंस डायग्राम में जब भी एक क्लास या ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करता है तो वो किस तरह कॉल करता है? इसका मतलब है कि वो उसका कोई फंक्शन कॉल कर रहा है, उसका कोई मेथड कॉल कर रहा है. वो मेथड कॉल जो हो रहा है वो किसी न किसी क्लास में होना चाहिए. तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कॉल हुआ है, जैसे यहाँ पर है मेक पेमेंट, रजिस्टर के ऊपर कॉल हुआ तो रजिस्टर में आ गया मेक पेमेंट. तो रजिस्टर में एक मेथड होना चाहिए मेक पेमेंट का जो कि कोई और क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा होगा उसके ऊपर. देन सेल के साथ अटैच्ड है मेक पेमेंट, तो सेल के अंदर भी एक मेथड आ गया मेक पेमेंट का. ठीक है, एंड देन दे आर शोइंग कि इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर पास होने हैं, कुछ पैरामीटर्स पास होने हैं, राइट. देन यहाँ पर इन्होंने इसका भी तरीका बताया हुआ है कि हम इसकी रिटर्न टाइप भी मेंशन कर सकते हैं. जैसे गेट टोटल है सेल के लिए, गेट टोटल और उसकी प्रिंसेस आ गई फंक्शन की जैसे होती है, मेथड के आगे जैसे होती है. एंड देन कॉलन है मनी, एंड मनी इज अ डेटा टाइप. ठीक है, और सेम वे में यहाँ पर हमने जो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए हैं उसके लिए भी कॉलन डाल के उनकी डेटा टाइप है. और एक यहाँ पे जो मेथड बना हुआ है मेक लाइन आइटम, उसमें दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, उनकी टाइप्स बताई गई हैं और इसके आगे रिटर्न टाइप कोई नहीं है. इसका मतलब है कि वो वॉइड है, नल यानी कह रहे हैं वॉइड है रिटर्न टाइप. ठीक है, देयर इज नो रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू, वो फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट एट्रीब्यूट्स. देन मेथड्स, मेथड के अंदर पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स कैसे जा रहे हैं, एंड देन उनकी टाइप्स क्या हैं. ठीक है, उसके बाद ये एक ऑप्शनल चीज़ है कि अब ये सारा काम कर कौन रहा है. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सारा काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा है. इसके बाद वन पर्सन इज देयर हु इज सपोज टू जस्ट कोड इट. जैसा उसे डायग्राम्स मिल जाएंगी वो इसी तरह उठा के उसको कोड कर देगा. सो नाउ दे हैव मेंशन्ड दैट मेथड बॉडी या सूडो कोड जो है वो भी आप अटैच कर सकते हैं. यानी कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लग रहा है कि बाद में कोड करते वक्त प्रोग्रामर को पता नहीं चलेगा कि किस तरह से कोड करना है, तो हो सकता है कि वो इसका सूडो कोड साथ ये जो नोट बना हुआ है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है इसको हम कहते हैं नोट है, उसने वहाँ पर कमेंट्स करके एक तरह से उसने बता दिया कि ये एक मेथड की बॉडी हो सकती है, इस मेथड में ये होना चाहिए. तो उसका जो सूडो कोड है वो दैट इज ऑप्शनल बट यू कैन अटैच इट. अगर आप चाहें तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं डिज़ाइन क्लास डायग्राम के टाइम पर. ओके, इसके बाद एसोसिएशंस हैं, नेविगेबिलिटी है.
एसोसिएशन क्या है कि हमने उसी तरह से लाइंस शो की हुई हैं कि कौन कौन सी क्लास कहाँ से किस तरफ किस और क्लास के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई एसोसिएशंस ओनली एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि ये कॉम्पोजिशन कहाँ पर है, इनहेरिटेंस कहाँ पर है। ठीक है, यही एसोसिएशन जो है कहीं ना कहीं जाकर कुछ सिंपल एसोसिएशन ही रहेंगी और कुछ जो है इनहेरिटेंस कॉम्पोजिशन एग्रीगेशन में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन नेविगेबिलिटी क्या है कि ये नेविगेट कैसे करना है, इसको रीड किस डायरेक्शन में करना है, तो उसके लिए उन्होंने एरो डायरेक्शन शो की है। स्टोर यूजेस प्रोडक्ट कैटलॉग। ठीक है, यूजेस आया और एरो की डायरेक्शन किसकी तरफ है, प्रोडक्ट कैटलॉग की तरफ है, तो इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह से नेविगेट करेंगे या इस तरह से इसकी रीडिंग होगी। So navigations are there and associations are there. ये जो navigability है that is optional. Arrow आप arrow की डायरेक्शन बेशक लगाएं या ना लगाएं, बट वंस अगेन हम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ही इसको रीड कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और कहीं आपको लगता है कि नहीं हमने बॉटम से टॉप के ऊपर कोई चीज़ जा रही है या उसको उस तरह पढ़ना है, तो फिर हम एरो बना सकते हैं। सो देन एडिंग डिपेंडेंसी, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी नॉलेज पर, उसको यूज कर रहा है, मे बी उसको कॉल कर रहा है, फिर उसका फंक्शन कॉल कर रहा है, तो उसको हम डिपेंडेंसी कह सकते हैं और डिपेंडेंसी को हम एक डैश्ड डायरेक्टेड लाइन से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज शोन हियर। सेल अपडेट प्राइस फॉर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर इन्होंने एक डिपेंडेंसी लाइन ऐड की है सेल की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पैरामीटर विजिबिलिटी हो रही है। सेल को जब आप एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का ऑब्जेक्ट सेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की जो डिटेल्स हैं उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, फंक्शनैलिटीज हैं, अब सेल उनको एक तरह से व्यू कर सकता है या उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो पैरामीटर विजिबिलिटी उन्होंने उसको कहा हुआ है। ओके, उसके अलावा मैंने अभी कहा था कि जो एसोसिएशंस हैं, कुछ सिंपल एसोसिएशंस हो सकती हैं और कुछ हमारे पास इनहेरिटेंस में चेंज हो जाएंगी। इनहेरिटेंस के आपको पता है रूल्स क्या होते हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि एक सिंपल क्लास है और फिर उसकी कुछ सब क्लासेस या स्पेशलाइज्ड क्लासेस बननी है, एंड देन देयर कैन बी कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस है। और अच्छा, अब कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन आप लोगों को पता है कि क्या होती है? कोई मुझे बता सकता है कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन क्या है? मैम, कॉम्पोजिशन में एक क्लास दूसरी क्लास को कंटेन कर रही होती है और अगर एक रिमूव होती है तो टोटली दूसरी भी रिमूव हो जाती है। और एग्रीगेशन में ये होता है कि मतलब एज अ होल तो कंटेन नहीं करती लेकिन डायनामिकली कनेक्ट किया होता है। डायनामिकली कनेक्ट किया होता है। ओके, गुड। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर एक रिलेशनशिप्स कुछ शो किए हुए हैं। होल पार्ट रिलेशनशिप, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं। होल की तरफ हमने एक डायमंड सिंबल शो किया हुआ है। यहाँ पे जो एक एग्जांपल है दैट इज हैंड एंड फिंगर। एक हैंड है और उसमें फिंगर उन्होंने लिखा हुआ है 0 to 7 हो सकती है। So now the question is, what if there is no finger? The hand still exists, right? But if there is no hand, fingers cannot exist independently. ठीक है, although ये एग्जाम्पल मुझे इतनी कोई पसंद नहीं है, बट स्टिल याद रखने के लिए कि किसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, आपके जो पार्ट्स हैं वो उस होल के बगैर एज सच सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वो होल होना ज़रूरी है। होल मीन्स कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बाकी सारे पार्ट्स कंटेन्ड हैं, राइट? सो वन हैंड है, इट कैन हैव 0 to 7 फिंगर्स। देन सिमिलरली एक एग्जांपल है चेस बोर्ड की, एक बोर्ड है, इट हैज़ डिफरेंट स्क्वेयर्स। अब अगर मैं कहूँ कि स्क्वेयर की अपनी कोई आइडेंटिटी है
तो इटसेल्फ उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। लेकिन जब तक वो सब स्क्वायर मिलकर एक बोर्ड बना रहे हैं, 40 स्क्वायर्स उन्होंने शो किए हुए हैं, तो वो जब सब मिलकर एक बोर्ड का पार्ट बने हुए हैं, तब तक वो उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। बट इफ यू टेक दैट स्क्वायर आउट ऑफ दैट बोर्ड, देन इट हैज नो आइडेंटिटी। ठीक है। सिमिलरली एक बिल्डिंग है और उसके डिफरेंट रूम्स हैं, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि एक रूम सेपरेट है, तो वो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? उसकी एज सच कोई आइडेंटिटी नहीं है। या तो आप उसको सेपरेटली एक बिल्डिंग ही कहेंगे, और यानी कि एक बिल्डिंग है जिसमें एक ही रूम है। अदरवाइज उसकी आइसोलेशन में कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, अगर हमने सारे रूम्स को सेपरेट सेपरेट अगर हम कंसिडर करना चाहें। सेम थिंग गोज फॉर, तो ये रिलेशनशिप जो है ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कॉम्पोजिशन का रिलेशनशिप है। और दूसरा इसके जो ऑपोजिट थोड़ा सा रिलेशनशिप आता है, वो आ जाता है एग्रीगेशन का, जिसको हम डायनामिकली एलोकेट कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कभी वो नल एंड वॉइड हो और उसको हम कभी एलोकेट ना करें। ठीक है। तो और सिंपल एसोसिएशन क्लासेस ये हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सिंपल एसोसिएशंस हैं, और एसोसिएशन से फिर हम कुछ क्लासेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास डोमेन मॉडल में या क्लास डायग्राम में जहाँ पर हमें लगता है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि यहाँ पे कंपनी है, एक कंपनी में बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, और एक पर्सन में हो सकता है कि मल्टीपल कंपनीज में काम किया हो। ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पर वो किसी एक ही कंपनी में शायद काम कर रहा होगा। ठीक है। उस चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम एक एम्प्लॉयमेंट की क्लास सेपरेट बनाते हैं। कंपनी एम्प्लॉयज अ पर्सन। तो यहाँ पर स्टार्स शो हुए हैं जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वन कंपनी कैन हैव मल्टीपल पर्सन एंड वन पर्सन कैन सर्व मल्टीपल कंपनीज। ठीक है, सर्व कर सकता है, या एम्प्लॉय हो सकता है उनका। तो इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए कि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर कहाँ पे जॉब कर रहा था, उसके लिए हमने एम्प्लॉयमेंट की क्लास सेपरेट कर दी है। ये कॉन्सेप्ट है एसोसिएशन क्लासेस का, कि जहाँ पर कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन बन रही है, मैनी टू मैनी की एसोसिएशन बन रही है, देयर वी नीड टू ब्रेक इट डाउन। उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे इनटू एक एसोसिएशन क्लास। वहाँ पर एक एसोसिएशन क्लास होनी चाहिए कि उसकी स्टार्टिंग डेट कब थी, यानी उसने ज्वाइन कब किया, कब तक वो वहाँ पे काम करता रहा, कौन से डेजिग्नेशन पे, या उसकी सैलरी क्या थी। ठीक है, तो डेजिग्नेशन और सैलरी भी आ सकती है। तो ये एक हम एम्प्लॉयमेंट की क्लास को फिर सेपरेट कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट इंटरफेसेस एंड टेम्पलेट क्लासेस। उसके लिए सेपरेट स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट क्लासेस के लिए टी यूज किया हुआ है उन्होंने, और इंटरफेसेस के लिए एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में स्टीरियोटाइप लिखा हुआ है इंटरफेस। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इंटरफेसेस एंड टेम्पलेट क्लासेस। अगर आपने शो करनी है तो उसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं। okay. इसके बाद ये जो डायग्राम है, इसमें दे हैव मेंशन कि हर चीज में, अब ये एक पूरी क्लास डायग्राम है, एक क्लास को उन्होंने डिटेल में शो किया हुआ है कि आपके पास जो पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें डिफरेंशिएट किस तरह से करना है, एंड देन इनकी टाइप्स हैं उसको किस तरह स्पेसिफाई करना है। इनकी अगर कोई स्टार्टिंग वैल्यूज हैं वो क्या होगी, स्टार्टिंग मतलब इनिशियल वैल्यू, जैसे आप इसको डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, और उसके बाद उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर मेथड्स हैं। मेथड भी अगर पब्लिक मेथड है, प्राइवेट मेथड है, प्रोटेक्टेड मेथड है, अगर कोई स्टैटिक मेथड है उसको किस तरह शो करेंगे, और मेथड अगर जिसके पैरामीटर्स हैं उसको कैसे शो करेंगे, उनकी टाइप्स कैसे आइडेंटिफाई होंगी, और ऐसा मेथड है जो कोई रिटर्न कर रहा है वैल्यू, तो उसकी टाइप कैसे आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन इफ देयर आर एनी मेथड जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको कैसे शो करना है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन एक्सेप्शन शो कर रहा है, तो एक्सेप्शंस को कैसे शो करना है। तो ये एक पूरी क्लास उन्होंने ये चीज़ शो की है कि क्या क्या उसके मेन। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये आपको टूल तो सपोर्ट करेगा, लेकिन जब हम ऑन पेपर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आप उसका प्लस माइनस सोचते रहें। हाँ, जिसका अगर केस स्टडी में स्पेशली मेंशन है किसी चीज़ का कि आपको लग रहा है कि ये ज़रूर मेथड स्टैटिक होना चाहिए,
ये ज़रूर एट्रीब्यूट पब्लिक होना चाहिए, ऑल्दो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। बट चलिए, अगर आपको केस स्टडी से कोई ऐसी इंडिकेशन मिल रही है तो उसको आप ज़रूर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आपके जो ऑन पेपर हम असाइनमेंट्स करते हैं या ऑन पेपर हम क्विज या ऑन पेपर अगर हम एग्जाम्स देंगे, तो उसके लिहाज से बता रही हूँ कि ये शायद बहुत सारी चीज़ें इसमें से पॉसिबल नहीं होंगी उस वक्त, क्योंकि बहुत मेसी हो जाती है फिर डायग्राम, और एट टाइम्स हम एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं दे सकते। तो स्पेशल जिनके लिए लिखा हो उसको तो आप ज़रूर शो करेंगे, अदरवाइज वी अज्यूम कि एट्रीब्यूट जो है वो प्राइवेट हैं और आपकी जो बाकी मेथड्स हैं वो पब्लिक है, राइट। वन थिंग, देन सेकंड थिंग इज दैट फॉर योर असाइनमेंट्स जो कि अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, मेजॉरिटी उसमें यही है कि वो आप टूल्स में ड्रॉ करेंगे, तो टूल्स आपको ये चीज़ सपोर्ट करेगा, और अगर आप उसको फिर चेंज करना चाहेंगे तो वो आप उसमें जाके एडिट कर लेंगे कि ये मेथड जो है उसने फॉर एग्जांपल पब्लिक नहीं बनाया, मैंने इसको पब्लिक बनाना था, ठीक है। तो ये एक पूरा कंप्लीट उसका सिंटेक्स होगा व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक वन क्लास, ठीक है। और क्लास डायग्राम में हमारे पास एक क्लास नहीं होगी, क्लास डायग्राम में हमारे पास पूरे सिस्टम की क्लासेस होंगी। सो नाउ वी आर डन विद पूरे सिस्टम की एक यूज केस डायग्राम बनती है सिस्टम लेवल, पूरे सिस्टम की एक एनालिसिस लेवल यूज केस डायग्राम बनती है, और मैंने अभी शुरू में भी बताया था सिस्टम लेवल में और एनालिसिस लेवल में क्या डिफरेंस है, कि एनालिसिस लेवल जो है वो यूज केसेस को फर्दर ब्रेक डाउन करके उनकी इंक्लूजन्स और एक्सटेंशंस और जनरलाइजेशंस को आइडेंटिफाई करके दैट इज अ मोर डिटेल्ड डायग्राम, राइट। तो पूरे सिस्टम की ही हम डायग्राम बना रहे होंगे। अच्छा, अब पूरे सिस्टम में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं उसको कंफ्यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी, मैम ये प्लस माइनस का एक दफा पहले रिपीट कर दें। अच्छा अच्छा, प्लस है फॉर पब्लिक, माइनस है फॉर प्राइवेट। पब्लिक एट्रीब्यूट है उसके साथ प्लस लगा दें, पब्लिक मेथड है उसके साथ प्लस लगा दें। प्राइवेट एट्रीब्यूट है माइनस आएगा शुरू में, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, आई होप दिस इज विजिबल। ये डैश शुरू में माइनस छोटा सा डला हुआ है, छोटा सा प्लस डला हुआ है। उसके अलावा हैश है फॉर प्रोटेक्टेड। पैकेज की विजिबिलिटी, जैसे आप लोग अभी डिफरेंट आईडीईज यूज करते हैं उसमें आप डिफरेंट पैकेजेस बनाते हैं। अभी जैसे हम मॉडल व्यू कंट्रोलर की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों को विजिबिलिटी दिखानी होती है कि ये सारी व्यू की क्लासेस हैं, ये एक कंट्रोलर को एक्सेस कर सकती हैं, और वो कंट्रोलर कौन कौन से और आगे मॉडल्स को विजिबल होगा। तो ये विजिबिलिटी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं पैकेजेस में या लेयर्स में, ठीक है। पैकेजेस और लेयर्स जो है वो एक अलग डिस्कशन है, एमबीसी की एक अलग डिस्कशन है, उसको विद इन 1 और 2 लेक्चर्स उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो प्लस इज फॉर पब्लिक, माइनस इज फॉर प्राइवेट, हैश इज फॉर प्रोटेक्टेड। बाकी अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गई उसमें तो आप इस डायग्राम को देखेंगे आपको पता चल जाएगा। एट्रीब्यूट की टाइप्स हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनकी इनिशियल वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पैरामीटर्स कौन कौन से पास हो रहे हैं, उनकी डेटा टाइप क्या है, एक्सेप्शंस वगैरह, ये सब चीज़ें शो हो सकती हैं, ठीक है। और मैम इसके अंदर 2 क्लासेस बनी हुई हैं, अब हमने जितनी मर्जी क्लासेस बनानी है वो स्टेप बाय स्टेप नीचे क्लासेस आते रहेंगी लाइन डाल के सारे उसको। हाँ जी बिल्कुल, वो सब आएंगी, और वो आपके पास जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल देखी है आपके पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के लिए, वो कुछ इस तरह की, ऑल्दो दिस इज स्टिल नॉट कंप्लीट, मतलब कि एक पूरा सिस्टम इस तरह से बनेगा नहीं, हम कहें कि ये पूरे सिस्टम की कंप्लीट क्लास डायग्राम है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। ये आपके पास सारी क्लासेस बनी हुई हैं, उनकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, इसमें अभी एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन और इनहेरिटेंस या जनरलाइजेशन नहीं है। अदर देन दैट मैक्सिमम पॉसिबल। अच्छा, अब वंस अगेन जब हम इस तरह की डायग्राम हमारी बनेगी, जब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे तो फिर कोड करते वक्त आपको शायद कुछ और भी चीज़ें याद आ रही होंगी। तो हम करते क्या है कि जब हम केस स्टडी करते हैं उस वक्त हम मैक्सिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हर क्लास के लिए, मैक्सिमम पॉसिबल मेथड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और मेथड्स में हमारे पास सिर्फ ऐड, अपडेट, डिलीट नहीं होते, ठीक है। ऐड, अपडेट, डिलीट के अलावा जो चीज़ें हैं, यानी कि ऐड अ स्टूडेंट, डिलीट अ स्टूडेंट, अपडेट अ स्टूडेंट, इसके अलावा सोचना है कि वो क्या कर रहा है या उस क्लास में क्या कुछ हो रहा होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैलकुलेट CGPA, कैलकुलेट GPA है फॉर एग्जांपल, और कैलकुलेट ग्रेड्स है, डिस्प्ले ग्रेड्स है, इस तरह की जो चीज़ है, या बिल्ड रिपोर्ट है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, या शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस रिपोर्ट, जनरेट शॉर्ट अटेंडेंस रिपोर्ट, इस तरह की जो चीज़ें, मेन फंक्शनैलिटीज़ जो है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि लाइब्रेरी का सिस्टम है, उसमें उसके अंदर सिर्फ
ऐड बुक, डिलीट बुक, अपडेट बुक, या ऐड कस्टमर, डिलीट कस्टमर, सिर्फ ये चीज़ नहीं होनी। एडिशन, डिलीशन, अपडेशन के अलावा के जो मेथड्स हैं हमने वो भी सोचने हैं, ठीक है। और मेन फंक्शनैलिटीज वही हैं सिस्टम की, ठीक है। सेम थिंग गोज फॉर आपकी यूज केस डायग्राम कि ऐड, अपडेट, डिलीट के अलावा क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो भी वहाँ पर हम सोच कर लिखेंगे उसको भी। तो वो अच्छा, अब जब केस स्टडी गिवन है, वंस अगेन हमने एक क्लास आइडेंटिफाई की, उससे रिलेटेड हमें जितने एट्रीब्यूट समझ में आ रहे हैं हम उन सबको आइडेंटिफाई कर लें, उनकी डेटा टाइप्स क्या हमको आइडेंटिफाई कर लें, उस क्लास के मेथड्स कौन से हम उनको आइडेंटिफाई कर लें। कुछ काम हम डोमेन मॉडल में कर चुके होंगे, दैट विल हेल्प यू आउट व्हाइल मेकिंग डीसीडी। दूसरी तरफ हमने क्या चीज़ की, हमने सीक्वेंस डायग्राम्स किए हैं जो कि हमें हेल्प आउट करती हैं यहाँ पर फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने में। और कभी आप यहाँ पे क्लास में कह रहे होंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन क्यों नहीं बना, और आप जाके बाद में सीक्वेंस डायग्राम में भी डालेंगे कि ये फंक्शन तो यहाँ पे कॉल होना चाहिए था, ठीक है। तो अब क्या चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि साथ साथ क्लास डायग्राम बनाई हमने, सोची पूरी सिस्टम केस स्टडी से जो पता चल रही है, जो यूज केस की डिस्क्रिप्शन से पता चल रही है, जो सीक्वेंस डायग्राम से पता चल रही है, और फिर पैरेलल में हम चीज़ों को रिफाइन भी करते जाएंगे, ठीक है। हमने जो शुरू में बात की थी, इंसेप्शन है, इलैबोरेशन है, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है। अब मैंने तो आपको एक ही दफ़ा में पूरी डीसीडी बता दी है, लेकिन वो बताता है कि हमने आइट्रेशंस में इसको रिफाइन करना है, आइट्रेशन में इसको इम्प्रूव करना है। सो फॉर दैट थिंग वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि वो जो आइट्रेशंस हो रही हैं, उन आइट्रेशन पे हम सीक्वेंस डायग्राम में भी हो सकता है कोई चीज़ जाके अपडेट कर रहे हो, यानी मैं डीसीडी बनाने लगी और उस पर मुझे पता चला कि ये मेथड भी होना चाहिए था इस क्लास में, ये क्यों नहीं आया। तो मैं अब देखूंगी सीक्वेंस डायग्राम में वो मेथड कहीं कॉल नहीं हो रहा, तो वो क्यों नहीं कॉल हुआ। तो हो सकता है मैंने यूज केस डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ मिस कर दी है या सीक्वेंस डायग्राम में मिस कर दी है। तो अब साथ साथ, यानी ऐसा नहीं है कि यूज केसेस में कोई और स्टोरी चल रही होगी, सीक्वेंस डायग्राम में कोई और स्टोरी होगी और क्लास डायग्राम में कोई और स्टोरी होगी। ये सारी चीज़ें आपस में मैप होनी चाहिए, ठीक है। तो जो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुए हैं वो सीक्वेंस डायग्राम में कहीं ना कहीं कॉल हुए होंगे, और अगर वहाँ नहीं है या यहाँ नहीं है, यानी सीक्वेंस डायग्राम में तो 4 मेथड्स कॉल हुए हुए हैं, लेकिन यहाँ क्लास डायग्राम में वो मेथड्स ही नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि क्लास डायग्राम में फंक्शन नेम कुछ और है और सीक्वेंस डायग्राम में कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ आपकी क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन मैच नहीं होती, और पता चल रहा होता है कि ये टीम मेंबर 1 ने काम किया और ये टीम मेंबर 2 ने काम किया, तो वो मैचिंग नहीं हो रही या मैपिंग नहीं हो रही। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या मैं बताने लगी थी कि हाँ, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिहाज से भी आपकी, और अभी हम कोर्स का प्रोजेक्ट भी करेंगे उसके लिहाज से भी, कि जो यूज केसेस में आपने चीज़ लिखी है और स्टोरी शुरू की है, वही सेम थिंग गोज विद यूज केस डायग्राम, यूज केस डिस्क्रिप्शन, सीक्वेंस डायग्राम, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स, और यहाँ पे क्लास डायग्राम है। तो वो थ्रू आउट पूरे डॉक्यूमेंट में सेम रहनी चाहिए, और वो मैपिंग होनी चाहिए और मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आपकी टर्मिनोलॉजी एक ही रहनी चाहिए। कहीं पर आप उसे कस्टमर कह देते हैं, कहीं पर आप उसे क्लाइंट कह देते हैं, या तो आपने डॉक्यूमेंट के शुरू में ये चीज़ स्टेट की होगी कि क्लाइंट इज इक्वल टू कस्टमर और ये दोनों एक ही चीज़ है, और अगर नहीं है दोनों एक ही चीज़ें, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है, राइट। क्योंकि टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस आएगा तो फिर आगे जाके वो डॉक्यूमेंटेशन कंफ्यूजिंग हो जाती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास डायग्राम। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, हाँ, इसको भी मैं दिखा देती हूँ आपको। और जो अच्छा, यहाँ पर मैंने क्लास डायग्राम के लिए भी 2 स्लाइड्स वहाँ पर अपलोड की हुई हैं। एक तो वो आपकी मेन टेक्स्ट बुक से था, और कुछ ये मैंने रिलेटेड कंटेंट ही है, इसको भी आप गो थ्रू कर लेंगे तो रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज टेकन फ्रॉम अनदर बुक जो कि आपकी रेफरेंस बुक है, उसमें से लिया हुआ है।
तो इसको भी एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लेते हैं। मेन सिंबल्स कौन से आने हैं क्लास डायग्राम में, जैसे क्लासेस हैं, एसोसिएशंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, और फिर उसके बाद जनरलाइजेशन वगैरह। तो क्लासेस है, एक तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि क्लास कैसे शो होगी, उसके लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स शो हो सकता है। फिर जब हम डोमेन मॉडल में जाते हैं तो हम उसके 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, ऊपर उसका नाम आ रहा होता है और नीचे उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं। एंड देन फाइनली जब तक हम क्लास डायग्राम में पहुंचते हैं तो 3 पार्ट्स होते हैं उसके, यानी कि एक ही रेक्टेंगुलर बॉक्स के टॉप वाले कंपार्टमेंट में उसका नेम होता है, सेकंड में उसके एट्रीब्यूट के नेम्स हैं और एट्रीब्यूट्स की डेटा टाइप्स है, और थर्ड वाले में उसमें ऑपरेशंस हैं, उनके मेथड्स हैं और उनकी रिटर्न टाइप या पैरामीटर जो भी अगर आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा। देन एसोसिएशन है, कौन सी क्लास किसी और क्लास के साथ एसोसिएटेड है या लिंक्ड है, और अगर उसकी मल्टीप्लिसिटीज आ रही हैं, जैसे मैनी टू मैनी है या वन टू मैनी है। वंस वी हैव डिस्कस्ड इट व्हाइल डूइंग द मेन मॉडल, और ये थोड़ा सा मैंने बताया था आपको कि ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है आपका, ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करते हैं डेटा मॉडल में या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते वक्त या डेटा मॉडल बनाते वक्त, जैसे डेटाबेस में शो कर रहे होते हैं कि एक एम्प्लॉय के साथ उसके कितने इंस्टेंसेस अटैच है, एक कंपनी के कितने इंस्टेंसेस अटैच है, यानी कि एक एम्प्लॉय कैन वर्क फॉर मैनी कंपनीज और मिनिमम कितने हैं, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि एक एम्प्लॉय ने 0 कंपनी है उसकी, राइट, बट इन दैट केस वो फिर एम्प्लॉय नहीं होगा, वो पर्सन होगा। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो 0 टू मैनी रिलेशनशिप है या 1 टू मैनी है या मैनी टू मैनी। तो कीपिंग इट सिंपल, वन एम्प्लॉय कैन वर्क फॉर मैनी कंपनीज, और एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो ये दूसरी डायरेक्शन में जब हम पढ़ेंगे कि एक कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हो सकते हैं, एंड आई सेड मैनी, तो उसका जो मैनी वाली नोटेशन है वो एम्प्लॉय के साथ आ जाएगी। ठीक है, एक सेक्रेटरी है वो कितने मैनेजर के लिए हो सकती है, और एक मैनेजर कितने सेक्रेटरीज के साथ अटैच हो सकता है, या उसके साथ उसके लिए कितनी सेक्रेटरीज हो सकते हैं। तो इसको हम 2 वे रीड कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई उसकी एसोसिएशन एंड मल्टीप्लिसिटी। देन फिर हम इन एसोसिएशन को लेबल करेंगे। लेबल हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे लिए रीडिंग ईजी हो जाए। डायग्राम्स हम किस लिए बना रहे हैं, ताकि हमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में ना जाना पड़े। तो अब हम डायग्राम के ऊपर ही मैक्सिमम चीज़ों को लेबल कर रहे हैं। ओके, फिर ये एसोसिएशन अभी जो 1 to 1 या 1 to many में बता रही थी, कि उसकी डिस्क्रिप्शंस हैं कि हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी एसोसिएशन भी नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी क्लासेस नहीं होनी चाहिए, उनको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, पर्सन है और पर्सन इन्फो है। पर्सन में सिर्फ उसका नेम पड़ा है, उसका एड्रेस, ईमेल, बर्थ डेट अलग हो गई है, राइट। तो उन्होंने कहा है कि अवॉइड करें इसको, राइट। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मुझे एड्रेस का एट्रीब्यूट चाहिए, और एड्रेस आपको पता है कि परमानेंट एड्रेस अलग हो सकता है, टेम्पररी एड्रेस अलग हो सकता है, और फिर मैं कहती हूँ कि एड्रेस के अंदर भी वेरिएशन है कि उसका हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, टाउन कौन सा है या सिटी कौन सा है, तो उसको हम किस तरह करेंगे। तो उसके लिए अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे मुझे एक एड्रेस की क्लास बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इटसेल्फ एड्रेस इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी कि इसमें मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। तो उन मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए वी कैन मेक एन एड्रेस क्लास, ठीक है। सिमिलरली क्लास जो है वो हम ईमेल के लिए भी बना सकते हैं, हम फ़ोन नंबर के लिए भी बना सकते हैं, बट उस वक्त फिर आपको समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि हमें बिल्ट इन क्लासेस सपोर्ट करती हैं आजकल ये सारी चीज़ें, ठीक है, बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं या कुछ इस तरह की चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इस वक्त मेरा फोकस किस चीज़ के ऊपर है। क्या मैं कोई एड्रेस बुक बना रही हूँ, कॉन्टैक्ट बुक बना रही हूँ जिसमें मैं फ़ोन की क्लास अलग कर लूँ, ईमेल और ईमेल वैलिडिटी के लिए क्लास अलग कर लूँ, एड्रेस और एड्रेसेस आगे परमानेंट टेम्परेरी। अगर फोकस कुछ और है, जैसे मैं एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हूँ जिसमें मुझे डिफरेंट पर्सनस की, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के इंफॉर्मेशन रखनी है, तो उस वक्त ये टास्क बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कम्बरसम हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा या मेसी हो जाएगा कि मैं उस वक्त उनके फ़ोन नंबर्स तक की क्लास अगर हम अलग से बना रहे हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू?
सो द मेन फोकस शुड बी ऑन द मेन क्लासेस, राइट। बाकी हमें जितनी हेल्प बिल्ट इन क्लासेस से मिल सकती है, लाइब्रेरी से मिल सकती है, इवन अगर हमें थर्ड पार्टी कंपोनेंट से मिल सकती है, तो वी आर गोइंग टू यूज दैट, राइट। अब जैसे मैं कहती हूँ कि हम कोई स्केड्यूलिंग सिस्टम बना रहे हैं और उसमें जो है कैलेंडर का मुझे एक कंपोनेंट यूज़ करना है, या अक्सर आप लोगों ने देखा होगा CMS में मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करने लगती हूँ तो वहाँ पर एक कैलेंडर खुल जाता है, ठीक है। अब बनाना मैंने CMS हो, लेकिन मैं वहाँ पर एक कैलेंडर बनाना शुरू कर दूँगी पूरा, कि जी यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा और वहाँ पर कैलेंडर ओपन होगा। तो हम करते क्या हैं कि हम इस तरह की कोई जो हमारे पास स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी डेवलप्ड हैं इनके लिए, वो हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो वंस अगेन बहुत ज़्यादा क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड नहीं करना है, अननेसेसरीज को उठा के एक ही में मर्ज कर देंगे, राइट। ओके, अब बुकिंग इज ऑलवेज फॉर एग्जैक्टली वन पैसेंजर। एक पैसेंजर बुकिंग कराएगा तो वो एक पैसेंजर के लिए होगी बुकिंग, नो बुकिंग विद 0 पैसेंजर्स, ठीक है। अब बुकिंग कुड नेवर इन्वॉल्व मोर देन 1 पैसेंजर, राइट। एक बुकिंग या एक सीट आपने अगर करवाई है तो वो एक ही पैसेंजर के लिए होगी, मोर देन 1 के लिए नहीं होगी। देन बुकिंग जो है, अ पैसेंजर कैन हैव एनी नंबर ऑफ बुकिंग्स, ठीक है, जितनी मर्जी वो बुकिंग करा ले। अ पैसेंजर कुड हैव नो बुकिंग्स एट ऑल। अच्छा, अब ये कैसे होगा? एक पैसेंजर है लेकिन उसने कोई बुकिंग नहीं कराई अभी तक, यानी कि वो सिस्टम में साइन इन हो गया हुआ है बट उसने अभी बुकिंग नहीं कराई। एंड अ पैसेंजर कुड हैव मोर देन 1 बुकिंग, ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक फ्लाइट के लिए उसकी कितनी बुकिंग है वो फिर एक सेपरेट इशू होगा, राइट। सो एक स्पेसिफिक टाइम पर एक स्पेसिफिक फ्लाइट के लिए एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के लिए उसकी कितनी बुकिंग्स हैं, उसको फिर हम सेपरेटली डील कर रहे हैं। सो एसोसिएशन क्लास का कॉन्सेप्ट है जो भी हमने एम्प्लॉयमेंट और जॉब के लिए पढ़ा था, ठीक है। जैसे एक एम्प्लॉई मल्टीपल कंपनीज में उसने काम किया तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पे जाएगा, फिर क्या स्टार्टिंग डेट थी, क्या एंडिंग डेट थी, ठीक है। इसी तरह से एक स्टूडेंट ने एक कोर्स को एक कोर्स सेक्शन में रजिस्टर करवाया है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट मैनी कोर्सेज में रजिस्टर करा सकता है, राइट, जैसे आप लोगों का है। लेकिन एक टाइम पर आपने कितने कोर्सेज रजिस्टर कराए हुए हैं वो आपका सेमेस्टर इंडिकेट करता है कि एक सेमेस्टर में आप इतने ही करवा सकते हैं। तो सिमिलर एग्जांपल है, उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की एक क्लास अलग बना के रखें कि उसने किस टाइम पर कौन से कोर्स में एनरोल करवाया था। एक्सक्यूज मी मिस, जी, पीछे एग्जांपल में वो जो पैसेंजर और फ्लाइट वाली थी उसमें अगर पैसेंजर कोई बुकिंग नहीं करवाएगा तो वो फिर पैसेंजर ही नहीं होगा। हाँ, अच्छा, असल में ठीक है, पैसेंजर नहीं होगा क्योंकि वो ट्रैवल तो कर नहीं रहा। बट इशू क्या है उसमें कि वो पहले सिस्टम में रजिस्टर हो गया है एज, आप उसको क्लाइंट कह लें, एज आप उसको कस्टमर कह लें, ठीक है। वो रजिस्टर हो चुका है और उसके बाद अगर वो कराना चाह रहा है बुकिंग तो वो करवा रहा है, और फिर जब वो बुकिंग करवा लेगा तो फिर वो उस वक्त आप उसको एक स्पेसिफिक फ्लाइट के साथ अटैच कर देंगे, एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के साथ अटैच कर देंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर वो बुकिंग आ रही है। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, ये आपको जो सिनेरियो गिवन है उसके ऊपर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि एक स्टूडेंट जो है वो 4 कोर्सेज से ज़्यादा रजिस्टर नहीं करा सकता, ठीक है। अब ये रूल कहाँ से आया है? ये आपको डोमेन से रूल आ रहा है। जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का रूल है कि आपके क्रेडिट और जितने एक्सीड नहीं करने चाहिए, ये रूल्स जो हैं आपके, ये डोमेन के रूल्स हैं, ये रूल्स आपको वहाँ से पता चल रहे होंगे। सो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि वहाँ पर केस स्टडी में क्या मेंशन हुआ है कि वो कितने हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते। ये जो पैसेंजर वाली भी बात है ये डिबेटेबल है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट फ्लाइट्स के लिए और डिफरेंट सिस्टम्स में जो एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं या जो रिजर्वेशन सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट तरह शायद काम कर रहे हैं। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उनके रूल्स क्या हैं और हम उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। जैसे मैंने एक रूल बना दिया कि आप 4 से ज़्यादा कोर्स नहीं एनरोल कराएंगे एक सेमेस्टर में फॉर एग्जाम्पल, तो वो फिर देखना पड़ेगा कि करंट सेमेस्टर कौन सा है और कितने कोर्सेज एनरोल हो गए हैं और कौन से फिर आगे फर्दर नहीं हो सकते। तो वो फिर आपकी आ जाएगी कि 1 to 4 हो सकते हैं, मोर देन 4 नहीं हो सकते। एंड सेम थिंग गोज फॉर ये पैसेंजर और बुकिंग वाला भी जो रिलेशनशिप है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि केस स्टडी क्या कह रही है उस वक्त। तो ये अजम्पशन बेस्ड भी हो सकता है, अगर केस स्टडी कुछ नहीं कह रही तो आप अज्यूम करेंगे कि जितनी मर्जी बुकिंग करा लें और जितने मर्जी पैसेंजर्स हो उसमें, राइट। अदरवाइज तो ये फ्लाइट का भी काउंट होता है,
आप कौन सा एरोप्लेन जा रहा है, उसकी सीट्स कितनी है, किस तरह का वो मतलब एयरप्लेन है, और आपकी फिर इकोनॉमी क्लास है या कौन सी क्लास है, उसके अकॉर्डिंग होगा कि उसमें कैपेसिटी कितनी है और आपने कितनी रिजर्व कराई है। तो ये चीज़ की वेरिएशन फिर आनी शुरू हो जाती है। तो वो केस स्टडी डिपेंडेंट है या अजम्पशन बेस्ड, उसको फिर हम कह सकते हैं कि अदरवाइज यू नीड टू। अच्छा, रियल टाइम सिचुएशन में क्या होगा कि आप क्लाइंट से पूछें कि वो क्या करवाना चाह रहा है, राइट? नहीं तो जिस तरह मैंने भी कहा कि एक स्टूडेंट जितने मर्जी कोर्सेज रजिस्टर कराता जाए और पता चले कि उसने 100 कोर्स रजिस्टर कराए हुए हैं, पढ़ता कोई भी नहीं है, राइट? सो यू नीड टू आइडेंटिफाई। अगर क्लाइंट ने नहीं बताया हुआ और केस स्टडी में नहीं दिया हुआ तो फिर आप एज्यूम कर लेते हैं कि चले हम रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, आमतौर पे क्या हो रहा होता है, या आप लिटरेचर सर्वे करते हैं और वहाँ से आप सोच लेते हैं, ठीक है? सो मैंने हर तरह से बता दिया अब आपको कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो यू नीड टू फोकस ऑन द केस स्टडी। केस स्टडी में कोई चीज़ गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको आज़ादी दी हुई है कि आप जैसे मर्जी सोच लें, राइट? उसके अलावा जनरलाइजेशन है, और ये उन्होंने बताया हुआ है कि अननेसेसरी, ये जस्ट वीएन ही है अपनी कॉन्सेप्ट्स की। और आई अंडरस्टैंड कि मैम ये बहुत फास्ट जा रहे हैं हम फास्ट जा रहे यस हैं। मैम, यस मैम, यस मैम, बहुत ज्यादा। यस मिस, इतनी ज्यादा डायग्राम्स आपने करा दी हैं, बहुत जम्बल्ड अप हो गया हुआ है। अभी आप लोग असाइनमेंट्स करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट टाइम मैं छोटी छोटी केस स्टडीज आपको करा दूंगी। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है? और फिर आप में से ही स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि जी लेक्चर शॉर्ट था और पूरा नहीं हुआ, और तो मैं तो कंटेंट बेस्ड देख रही होती हूँ कि किस तरह से करना है। एनीवेज, बाकी जो सारी स्लाइड्स हैं उसमें वही चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों ने उधर करनी है, ठीक है? इसमें भी बताया हुआ है कि जनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कोड की मैपिंग कैसे होगी, ये प्लस माइनस ये मैंने अभी वहाँ पे भी बताए हैं। सो ऑलमोस्ट वही चीज़ें, बट स्टिल आपको किसी भी पिछले टॉपिक में लगता है अभी आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है कि कोई चीज़ नहीं समझ आई या नहीं समझ आ रही, तो bring it here and we will discuss it in this session. मिस, हमें इस तरह से कोड्स लिख के डिसाइड करना होगा कि हम लोगों के क्या पार्ट इस डायग्राम में इंक्लूड होगा क्या नहीं, जिस तरह पीछे स्लाइड्स में प्रॉपर कोड लिखा हुआ है। अच्छा, वो कोड है कि आपकी एज इट इज ही कोड की मैपिंग होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोडर बाद में कुछ और सोच रहा हो, राइट? तो आपने उसे इतना अच्छा डिज़ाइन करके देना होता है, ये आपकी डायग्राम्स और यूज केस डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसे दोबारा क्लाइंट के पास जाके पूछना ना पड़े कि ये चीज़ तुमसे समझ नहीं आई, ये चीज़ मिसिंग है, ठीक है? तो वंस अगेन रिक्वायरमेंट एनालिस्ट ने अपनी जॉब बड़ी अच्छी तरह करनी है, डिज़ाइनर ने अपनी जॉब बड़ी अच्छी तरह करनी है। अच्छी तरह का मतलब क्या है? अच्छा डिज़ाइन कब होगा? जब वो कंप्लीट हो, कंसाइज हो, उसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि कोई भी बैठ के कोड करे तो सिस्टम सेम वैसा ही बने जैसा क्लाइंट ने कहा, ठीक है? तो फिलहाल कोर्स के लिए अभी हम कोडिंग तक तो शायद नहीं जाएंगे, बट यू कैन ऑलवेज डू इट ऑन योर ओन अगर आप चाहते हैं। ये आपको रिफ्लेक्शन एक दिखाई दी है कि ये कोड इसी तरह से मैप होगा, राइट? तो मैंने अभी जैसे कहा था कि यूज केसेस में जो स्टोरी चल रही है वो डोमेन मॉडल में, क्लास डायग्राम में, सीक्वेंस डायग्राम में वो स्टोरी सेम रहनी चाहिए। तो वही बात है कि कोड में भी जाके सेम ही होगी। ऐसा नहीं है कि कोड करने वाला कहे कि ये तो मुझे डायग्राम समझ नहीं आ रही, मैं खुद ही से कोड कर लेता हूँ, ठीक है? या इसने बड़े मुश्किल तरीके से डिज़ाइन कर दिया, इसकी तो क्लास डायग्राम भी बड़ी मुश्किल है तो मैं अपनी मर्जी की बना लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और फिर हम ये जाके कहीं पे पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही कि अगर ये डॉक्यूमेंटेशन मैच ना हो रही हो तो बाद में क्या होगा? टेस्टर अपनी मर्जी से टेस्ट करेगा, और सॉफ्टवेयर के जो हैं काउंटलेस फिर इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो बग ही काउंट हो रही होंगी, और एट द एंड क्लाइंट भी कहेगा कि ये तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है? सो फिलहाल कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी माइट नॉट गो, देखूंगी मैं अगर कुछ चीज़ें जैसे छोटे छोटे पैटर्न्स हैं हमको हम कोड करके देख लेंगे, पूरा एक सिस्टम शायद नहीं हो सकेगा, ठीक है? सो वी विल सी दैट, बट ये चीज़ यहाँ पे शो करने का मकसद ये है कि ये सारी स्टोरी सेम रहनी चाहिए थ्रू आउट द डॉक्यूमेंटेशन, थ्रू आउट द आर्टिफैक्ट्स, आपकी सारी जो डिस्कशन है वो सेम ही चल रही होगी।
कॉम्पोजिशन में जो ट्रायंगल वाला सिंबल बना हुआ है, ये मैंने रिलेशन को शो कर रहा ये जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में है, है। एक दो स्लाइड्स ऊपर भी था। ये जनरलाइजेशन का है। जनरलाइजेशन मतलब इनहेरिटेंस। यहाँ पे सिंपल एसोसिएशन शो की हुई है, और ये जो है ये वंस अगेन इम्प्लीमेंट के लिए, जैसे जावा में इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं उसके लिए यहाँ इंटरफेस शो किया हुआ है, तो इम्प्लीमेंट के लिए भी है और जनरलाइजेशन मतलब इनहेरिटेंस के लिए भी है। उसके अलावा ये एग्रीगेशन के लिए डायमंड सिंबल है ये, और ये खाली है, एम्प्टी है, राइट। ये डायमंड सिंबल पूरा डायमंड है, कनेक्टेड है यहाँ से, और इसको अगर हम फिल कर दें तो वो कॉम्पोजिशन है। This is aggregation and this is composition. और ये इनहेरिटेंस हायरार्की एक तरह से बनी है। मिस ये कैशियर को जो सर्कल से शो किया हुआ था वो क्या था? अच्छा, सर्कल वाली नोटेशन मैंने आप लोगों को नहीं कराई है। सर्कल वाली नोटेशन आमतौर पर होती है इंटरफेस के लिए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इंटरफेस ऐसे लिखा हुआ है और साथ कैशियर लिखा हुआ है, ये एक इंटरफेस है, और इसकी विड्रॉ है इसमें और डिपॉजिट है, और ये कोई और इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। इंटरफेस मतलब आपके पास जैसे इंटरफेस का आइडिया है आप लोगों को? जावा पढ़ी है आप लोगों ने? नो मिस। अच्छा, जावा में हमारे पास इंटरफेस क्लास पढ़ रहे हैं होती है, और ठीक है, होपफुली यू विल डू दैट। और ये थोड़ी सी चीज़ मिलती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जैसे होती हैं कि इनकी डेफिनेशन कोई और देगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उसमें, ठीक है। और हम फंक्शंस की डेफिनेशन फिर बाद में जाकर आती है, कौन देता है उनकी डेफिनेशन, जो उस क्लास को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो फिलहाल आई लाइक दिस नोटेशन। आप इसको इंटरफेस को ऐसे सर्कल के थ्रू भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इंटरफेस इज सिमिलर टू अ क्लास एक्सेप्ट इट लैक्स इंस्टेंस। इसको हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मैंने बता दिया आपको कि इसकी ये चीज़ मिलती जुलती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। बाकी इसकी जो चीज़ है, इसको अब जो आप का जो कोर्स चल रहा है उसमें आप जाके अपने सर से पूछिएगा कि इसको ये क्या चीज़ है, इंटरफेस में या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और क्लास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आई होप आपको उसमें पता चल जाएगा। लेकिन डायग्राम के लिहाज से आप इसको सर्कल शो कर लें या आप इसको ऐसे बॉक्स में शो कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस।
मैम लेक्चर खत्म।